रीजनल लैंग्वेज मैराथन क्लास, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। रीजनल लैंग्वेज की मैराथन क्लास है आज, और ये सजेशन है डॉक्टर चित्रा का। उन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज हिंदी की मैराथन करा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर चित्रा को, जिन्होंने कमेंट करा था, उसके कमेंट का रिप्लाई भी किया और उनसे टॉपिक भी पूछे स्पेशली कि कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हो कि हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ें, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से कराऊंगी तो आप लोग बोलते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आर्या साइको ब्रेन, वहाँ पर भी पूछा तो आपका कोई यहाँ पे रिप्लाई आया नहीं। तो जितने भी हमारी क्लासेस हैं उन्हीं को यहाँ पे मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं रीजनल लैंग्वेज में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड है। हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, ये सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और मैं गारंटी देती हूँ यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से छूटने वाला नहीं है। और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, वहाँ पर हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो, ऐसा बता दो कोई एग्ज़ाम है क्या। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जनरल हिंदी और आपका रीजनल हिंदी दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ सिलेबस, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम, कुछ भी यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये रीजनल लैंग्वेज जो थोड़ा इंग्लिश में लिख रखा है और जनरल हिंदी हमारा हिंदी में है। तो बिल्कुल सेम यही टॉपिक है, और ये टॉपिक मैं आपको पूरे करा भी चुकी हूँ। टॉपिक वाइज जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। जनरल इंग्लिश भी कंप्लीट हो चुकी है, आईसीटी भी कंप्लीट हो चुका है। जनरल अवेयरनेस की भी एक मैराथन क्लास आई है, जिसमें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हमने बात करी है, पुरानी एजुकेशन, नई एजुकेशन, और आपकी तीनों पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ करा चुकी हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ तो और क्या हुआ है हमारा, हाँ, रीजनिंग भी जो टॉपिक वाइज, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस सिलेबस, इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा क्या है, तो हम कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ जनरल हिंदी, रीजनल हिंदी, तो यहाँ पर रीजनल हिंदी में यही टॉपिक आज हम करने वाले हैं, वर्णमाला से रिलेटेड। और उसके बाद और भी क्लासेस आएंगी, लेकिन आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो साथ में रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पर मेरा जो मेन एम है वो यही है कि रीजनल लैंग्वेज, जो कि 10 नंबर की वेटेज रखेगी आपकी, और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अल्टीमेट टारगेट हमारा यही है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपके एरिया में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो बताओ इसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो एज अ रीजनल लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, और हमें अपने एनआर का ही नहीं पता, हमें अपने वर्णमाला का ही नहीं पता, कितने हमारे स्वर हैं, कितने हमारे व्यंजन हैं। तो बताओ फिर कैसे पार कर लोगे रीजनल लैंग्वेज को। ये तो नींव है आपकी, और इसका तो हमें पता होना ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद जिसको ये लगे कि हमारा जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला वाला ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो कृपया करके आप ना देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सिलेबस में एज सच डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रखा है तो नहीं आएगा, तो बेशक आप मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट हम मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना मोटिवेशन के तो हम चल फिर भी नहीं सकते, है ना। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इस एग्ज़ाम वाली जर्नी के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम चाहते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमारे साथ खड़ा हो, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि हम क्या होता है कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर डेट आगे सरक जाती है, या फिर एग्ज़ाम के लिए कुछ नोटिफिकेशन आता है, या फिर कहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, या फिर कहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये इसकी डेट जो है वो अपना बहुत लंबी खींचेगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों से ना हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिलता है, और हम बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर सकते, नहीं कर पाती, है ना। तो इसके लिए हमें बस यही चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि एग्ज़ाम तो होना ही होना है, और बस मान के चलना है कि 1-2 महीने में हमारा एग्ज़ाम हो ही जाएगा, है ना। तो इस 1-2 महीने को हमने इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है कि हमारे आगे की जो लाइफ है वो बिल्कुल मस्त हो जाए,
सिर्फ 1-2 महीने की बात है, यही है आपका दिन कष्टी का, बस 1-2 महीना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर आप पूरी ज़िंदगी ऐसे में रहोगे, मज़े करोगे, जो मन चाहेगा वो खाओगे पियोगे, जहाँ मन करेगा वहाँ जाओगे। तो बस सिर्फ 2 महीना है, 2 महीने में अपनी बस रातें दिन सारी अपनी काली कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। काली का मतलब है यहाँ पे कि आपको बस मेहनत मेहनत मेहनत, और कुछ नहीं करना है। सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ से मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। अगर बात करें यूट्यूब शॉर्ट की, बात करें इंस्टाग्राम जो रील्स वगैरह हैं, अगर आपको लगता है इन सब सारी चीज़ों से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें जिनका आपको पता है तो उनको चलाना थोड़े दिन के लिए, बस थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर, आपके पड़ोसी हैं जो आपको बिल्कुल निठल्ला नालायक समझते हैं, वो देखो आपके ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे। और जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे ना, देखिए अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखना, उनके चेहरे कितने खिलखिलाएंगे आपको देखकर कि हाँ एटलीस्ट हो गया कुछ, है ना। क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और अपना बिजनेस विजनेस नहीं, और कुछ नहीं मानते, सिर्फ एक सरकारी नौकरी को ही अहमियत ज़्यादा देते हैं। और आप अगर फैमिली के प्रेशर से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, उनके प्रेशर है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, दैट्स इट है, तो फिर आपको तो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपने मन से नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, है ना, किसी के प्रेशर में आकर कर रहे हो। अगर आप अपने खुद के मन से कर रहे हो कि नहीं बस एग्ज़ाम निकालना है, वो भी गवर्नमेंट का, तो फिर उसके लिए तो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए तो आप खुद ही प्रिपेयर होते हो कि नहीं बस मुझे करना है ना। तो चलिए अब फटाफट से क्लास देख लीजिएगा, वरना आप इतने ज़्यादा मोटिवेशन से बोर होने लग जाओगे। चलिए, हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनल हिंदी का जो वरन वाला टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो जो कि एमसीक्यू वाली वीडियो थी रीजनल हिंदी पर, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स था। इसलिए मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज आपको हिंदी करा दी जाए, ताकि 10 में से आपके 9 नंबर तो पक्के हो जाए यहीं से, ठीक है, कहीं पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, रीजनल हिंदी से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी भाषा व उसकी बोलियाँ। ये तो मैंने आपके पढ़ने के लिए रखा है, इसको आप पढ़ लेना, पीडीएफ में दूंगी आपको। तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, पता है आप लोगों को, जैसे कि असमिया है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, बोडो है, मैथिली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22, याद कर लेना है। और इन सब भाषाओं का प्रयोग समानत अपने अपने क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। जो हिंदी का प्रयोग है वो पूरे भारत में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पूरे भारत में किया जाता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं, पढ़ लेना ये सब आप, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनमें हिंदी खूब बोली जाती है और समझी जाती है। जो मॉरिशस है, फिजी है, हमारा जो सिंगापुर है, सूरीनाम है, इनमें भी जो ये कंट्री है, इनमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर एज अ कंक्लूजन हम बात करें तो क्या होगा, हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये विदेशों में भी बोली जाती है। कहाँ पे? विदेशों में। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है, ठीक है। डेवलप्ड है ये, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, मतलब कि हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारा महावीर प्रसाद है, अघिय है, बाबू गुलाब राय है। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने महावीर प्रसाद का जीवन परिचय भी पढ़ा होगा, है ना। हजारी प्रसाद का भी पढ़ा होगा। उसके बाद भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? बताओ। भाष्य से हुई है, भाष्य से हुई है, भाष से हुई है और भाष से हुई, बताओ किससे हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाष। जो यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है ना, इसकी भी हम बात करेंगे। अब क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? शब्द भी है, ध्वनि भी है, वाक्य भी है, लेख नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। DSSB के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उन्होंने मॉरिशस करेक्ट किया हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? क्या कहते हैं कि किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 17 में कहा गया है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको करा देती हूँ ताकि आप कभी जीवन, यह है आपका भाग 17, ठीक है, यह है आपका भाग 17। यहाँ पे राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351, ठीक है, ये अनुच्छेद है। भाग 17 है। अध्याय कितने हैं? टोटल 4 इसमें अध्याय हैं। जो अपना पहला अध्याय है वो बात करता है संघ की भाषा, ठीक है, संघ की भाषा की बात करता है। अध्याय 2 बात करता है जो अक्षेत्र की भाषा होती है उनके बारे में बात करता है। और अध्याय 3 किसकी बात करता है? जो हमारे उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इनकी भाषा के बारे में बात करता है। अध्याय 4 बात करता है विदेश निर्देशों के बारे में बात करता है, ठीक है। यह है आपका। फाइनली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है। अगर ये टॉपिक पहले किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एनर्जी। इससे थोड़ा जोश में आओ, ठीक है। फेस पे एक अच्छी वाली स्माइल करो और बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मुझे करना है, मुझे इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना आज वाला टॉपिक, वर्ण व्यवस्था। तो क्या कहता है हमारा वर्ण? जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? इससे पहले इसको बता देती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। जो ध्वनि है, ध्वनि भाषा की छोटी, मतलब कि जो मौखिक ध्वनि है, जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है? मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो सुनाई देती है परंतु दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो होती है हमारी ध्वनि। फॉर एग्जाम्पल, आपने चम्मच को नीचे गिराया, गिराया नहीं, गलती से गिर गया चम्मच, तो जो चम्मच के नीचे गिरने की आवाज़ आपने सुनी, जो ध्वनि सुनी छोटी सी, वो क्या है? वो ध्वनि है, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की इकाई, ठीक है। ये तो आपकी मौखिक भाषा की छोटी इकाई थी ध्वनि। वर्ण क्या है? जो आप लिख रहे हो हिंदी में, वो लिखने की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी वर्ण। जो ध्वनि क्या हो, मतलब देखो सीक्वेंस क्या बनता है, पहले तो आएगी ध्वनि, उसके बाद आएगा वर्ण, छोटे छोटे, जैसे ए है, कै, पै, च, ये क्या है? वर्ण है। और इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। और जो शब्द है, उन शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा वाक्य बनता है। और उस पूरी वाक्य से मिलकर क्या बनता है? हमारी भाषा बनती है। लिपि क्या है? देवनागरी है। अब देख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इस एक लाइन में से ही क्वेश्चन इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, मैं गिनवा नहीं सकती। अब क्या कहते हैं इन वर्णों के समूह को? क्या कहते हैं? ठीक है, भाषा की छोटी इकाई तो वर्ण है, मान गए। जो ये वर्ण है, इन वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। बोलो सब मेरे साथ, क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और इसी वर्णमाला को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। ए आ ई हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो भाई, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन से? स्वर और व्यंजन। अब पहले हम स्वर के बारे में जिक्र करते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे कहते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? अपने जंगल के राजा होते हैं, ठीक है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे व्यंजन है, व्यंजनों को ज़रूरत पड़ती है। किसकी? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। स्वरों के सहयोग से वो बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर तो अपने खुद के ही मालिक होते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे।
तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर क्या होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। बात को समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। अब यही बात मैं कह रही थी आपको, जो हमारे व्यंजन है, क ख वाले जो व्यंजन है, उनके उच्चारण में स्वर सहायता करते हैं। जैसे कै है, कै क्या है, एक व्यंजन है, और कै कैसे मिलकर बनता है, कै प्लस ए से मिलकर क्या बनता है, कै बनता है। तो हमारे जो व्यंजन है, व्यंजनों के उच्चारण में भी स्वर सहायता करते हैं। अब हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन हैं। उसके बाद हम स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा ए है, आ ई उ री ए ओ ओ, ये हमारे स्वर होते हैं, इनको याद कर लेना है। उसके बाद कहते हैं रे का उच्चारण री के रूप में व्यंजनवत किया जाता है। देखो जो ये रे है, री है जो, इसका उच्चारण व्यंजन के रूप में किया जाता है। जब इसको ऐसे री लिख दिया जाता है तो व्यंजन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। हमने जो जनरल हिंदी कवर की थी उसमें क्या कराया था मैंने आपको, अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि और हमारी जो वाक्य अशुद्धि है वो टॉपिक कराया है। उसमें मैंने आपको बताया था र और री से संबंधित अशुद्धियाँ होती है लिखने में, है ना। तो वही ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि आ आदि अन्य शब्दों के समान री की मात्रा ये छोटी वाली री होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अत उन्हें स्वरों में गिना जाता है। जो ये हमारा र है, री है, इसको व्यंजन में भी गिना जाता है, इसको स्वर में भी गिना जाता है। इसकी जो ये छुटकू सी ये मात्रा है ना नीचे वाली, इसकी वजह से इसको स्वरों में गिना जाता है। और इसका उच्चारण ये री होता है ना, इसकी वजह से इसको व्यंजनों में गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये र है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। कहाँ पर किया जाता है, तत्सम शब्दों में। आपने देखा होगा, मैं आपको तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ाऊंगी। तत्सम क्या होते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से उठा के हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। और हमारे तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जो उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद वो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। तो यहीं पे जैसे कि ये ऋषि है, कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ऐसे ही अब देख लेते हैं जो हमारी देवनागरी वर्णमाला होती है, उसमें अ और ये अ और ये जो पीछे बिंदी लगी होती है, अनुस्वार इसको बोलते हैं हम, अनुस्वार इसको बोलते हैं हम, अयोगवाह, ये भी होती हैं। इनको भी स्वरों के कैटेगरी में गिना जाता है। अब कहते हैं स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब कि जो हमारे स्वर लिखे जाते हैं ना, उनके बाद इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंक लिखा है, इसके पीछे क्या लगा दिया, बताओ क्या लगा दिया, ये अनुस्वार है हमारा, बिंदी क्या अनुस्वार है। उसके बाद ये क्या है, हमारा विसर्ग है, अयोगवाह है ना। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में होता है। जो विसर्ग, आप जहाँ कहीं विसर्ग देखते हो, ये वाली ये होते हैं विसर्ग, आप ये कहीं पे देखते हो तो वो क्या है, अपना तत्सम शब्द है। उसके बाद फाइनली हम व्यंजन शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं, व्यंजन शब्द। टोटल कितने व्यंजन मैंने आपको बताए थे, टोटल मैंने आपको 33 व्यंजन बताए थे। कितने, 33। और हमारे ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये हमारे जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये क्या है हमारे, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने, 25। देखो कवर्ग में कितने हैं, 5 है, क ख घ घ ड, च छ झ झ ञ। टवर्ग में ट ठ ढ ढ न, तवर्ग में त थ ध ध न, पवर्ग में प फ भ भ म, ठीक है। ये 25 होते हैं टोटल। कै में 5 होते हैं, च में भी 5 होते हैं, ट में भी 5 होते हैं, ऐसे ही 5 होते हैं, तो ये 25 होते हैं टोटल। कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। उसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, य र लव है। क्या होते हैं, य र लव है। हमारे जो उष्म व्यंजन है वो कितने होते हैं, श श श है, ठीक है। ये तीनों से उष्म में आते हैं। उष्म मतलब कि जो हमारी हम बोलते हैं तो बोलते टाइम जो हवा बाहर निकलती है मुंह से, है ना, बोल के देखो श श श है, थोड़ी हवा बाहर निकलेगी मुंह से, वो होते हैं उष्म व्यंजन। उसके बाद हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। अब देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान
देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या आपने पहले कभी पेपर दिया तो आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। अब बोल के देखो, जो कवर्ग है हमारा क ख घ घ ड, ठीक है। अब बोल के देखो, एक बार बोलो खुद से, क ख घ घ ड। आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है, गले से आवाज़ आ रही है ना, कहाँ से, गले से आवाज़ आ रही है। तो उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, जिसको हम बोलते हैं गला। वर्ण का नाम क्या होगा, कंठे, क्या होगा, कंठे। उसके बाद हमारा चवर्ग है, क्या है, चवर्ग। बोल के देखो खुद से, च छ झ झ अय। कहाँ जीभ आपकी कहाँ पे लग रही है, कहाँ पे टकरा रही है, जो आपका जहाँ पे जीभ टकरा रही है ना, जहाँ पे च को बोलते टाइम जहाँ पे जीभ आपकी टच कर रही है ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में, उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। वर्ण का नाम क्या होगा, तालव्य होगा, ठीक है। उसके बाद टवर्ग, ट ठ ढ ढ ढ ण। क्या मतलब, कहाँ पे जीभ कहाँ पे लग रही है, जहाँ पे लग रही है ना उसको मूर्धा बोलते हैं। और हमारा कंठ वर्ण का नाम क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद है तवर्ग, बहुत ईजी है, बोल के देखो, त थ ध ध न। कहाँ पे जीभ लग रही है, बताओ कहाँ पे जीभ टच हो रही है, दांतों पे टच हो रही है ना, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत्य। उसके बाद बोल के देखो पवर्ग, प फ भ भ म। कहाँ पे जीभ कहाँ पे टच हो रही है, होठों पे, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो ये कहते हैं कि जो ढ और ढ है ना, ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। समझ रहे हो बात को, हिंदी में विकसित हुए ये ढ और ढ वाले, ये दो जो हैं वो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे, कहाँ नहीं थे, संस्कृत में नहीं थे। उसके बाद जो ज और फ वाली हैं, ये क्या, कौन सी ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ हैं, जो हमारे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, इनके प्रभाव से हिंदी में आई है। पहले किसका शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था, तो भाई इनका तो थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा ना, है ना, मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हमारी हिंदी पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, किसका, अंग्रेजों का। तो झ और फ कौन सी ध्वनि है, विदेशी ध्वनि है। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद जरूर कर लें। तो हमारी जो ज और फ ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रभाव से हमारी कहाँ पर आई है, हिंदी में आई है, ठीक है, हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जो हिंदी में जो ढ है और ञ है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। आपने देखा है कभी इनका स्वतंत्र प्रयोग होते हुए, देखा है कोई अक्षर इनसे स्टार्ट हुआ हो, नहीं देखा ना। तो अब ये क्या कहते हैं आगे, उपरोक्त सभी व्यंजन में, देखो उपरोक्त सभी व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ है। क्या कहा, मैंने पहले ही बताया था आपको, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मिलने से ही बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी व्यंजन हैं उनमें अ स्वर मिला हुआ होता है, हमें पता है, इस बात का बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। क्या कहा, जहाँ पर भी आपको हलंत देखने को मिल जाए, इस टाइप में नीचे क के नीचे थोड़ा सा हलंत देखने को मिल जाए, तो आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है, कि यहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। जो हमारा क है वो अकेला है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो जंगल का राजा खुद बन गया है, ठीक है। तो यहीं पे कहते हैं कि जो स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ पर स्वर नहीं होता है जिन व्यंजनों में, वो लिखे जाते हैं हलंत के साथ। अब जो हमारे देखो, अब ये हमारे है ना अक्षत्र, घ, श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जो हमारा ये श्र है, किससे, श्र जो क्षत्रिय वाला जो श्र है, क्षत्रिय बोलते हैं इसको, किसके मिलने से बनता है, ये जो दो हमारे क्या है, ये व्यंजन है, क और श्र, इन दोनों के मिलने से बनता है क्या, श्र। तो हमारा जो क है ना, बताओ क्या है ये तो बिना स्वर के है ना, बिना हलंत के है, मतलब कि हलंत लगा हुआ है, तो इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें जो पहले वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, और जो दूसरे वाला व्यंजन होता है वो स्वर के साथ होता है। देखो यहाँ पे श, देखो ये श, हलंत नहीं लगा हुआ, तो भाई इसमें मिक्स है, क्या मिक्स है, बोलो जल्दी, स्वर मिक्स है, ठीक है। तो हमारा जो क और श जो हलंत के साथ लगा हुआ है, समझ रहे हो बात को, वो क्या है, बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है ना, खुद से बोलो क्या है। ऐसे ही
हमारा जो ये त्र है, क्या है, ये त्र है, ये तय और रे के मिलने से बनता। अब देख लो, देखो इस तय का जो पहले वाला अक्षर है, क्या मिला हुआ इसमें, ये हलंत के साथ है, तो मतलब इसमें स्वर नहीं है। पीछे वाला क्या है, इसमें स्वर विक्स है। यहाँ पे देख लो, जो इसमें है, इसमें भी है। जो पहले वाले अक्षर होते हैं ना, याद रखना, पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो संयुक्त व्यंजन में पहले वाला अक्षर होता है उसमें स्वर नहीं होता है, और जो दूसरे वाला होता है उसमें स्वर मिक्स होता है। जैसे ये त्र बना है, किसके मिलने से बना है, त प्लस र, किसके, त प्लस र। और हमारा जो ये घ बना है, ये बना है इससे, झ और अय से मिलकर बना है। और हमारा जो श्र है, ये झ और श से मिलकर बना है। ठीक है, ये है आपको, ये है आपके सारे। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हो इसके और पार्ट्स में लेकर आऊँ, तो मुझे मोटिवेट कौन करेगा, आप लोग करोगे। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है एक अच्छे नागरिक होने के नाते, क्या फ़र्ज़ बनता है, आप मेरे को सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मेरे को हौसला मिलेगा कि हाँ भाई ऐसी वीडियोस बनाने का। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको कराने वाली हूँ जो हमारे बचा हुआ पाठ है वर्ण का, स्वरों के कितने भेद होते हैं, ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो मेरे को छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब कुछ कराना है। आपकी 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर तो पक्के कराने हैं। ठीक है, 1-2 नंबर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए उठ के, हम कह नहीं सकते, लेकिन हमने अपने 9 नंबर यहाँ से पक्के करने हैं अगर अपने एरिया में पोस्टिंग लेनी है। समझ के बात को? ठीक है, बस आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या, और आज हम लोग करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था। इसमें हमारी दूसरी क्लास ये रहने वाली है। पिछली क्लास में हम कर चुके हैं ध्वनि क्या होती है, वर्ण किसको कहते हैं, ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं स्वर, पढ़ चुके हैं व्यंजन, पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। उसके बाद जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वर्ण व्यवस्था के बारे में, वो कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के टाइप और व्यंजन के टाइप, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, पढ़ क्या रहे हैं आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चार्ट को अच्छे से समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के टाइप कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये तो हम कल वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आगत वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अघोष क्या होते हैं और सघोष कौन से होते हैं, अलप प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, बलाघात किसको कहते हैं, और जीसंगम किसको कहते हैं, और अनुतान किसको कहते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो पहले तो ये जो चार्ट है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखो ये वाला जो चार्ट है, स्वर जो है, देखो आपको यहाँ से बता देती हूँ मैं। हमारे स्वर हैं और व्यंजन हैं, 2 होते हैं, सबको पता है। स्वर 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस ये पूछ लिया जाता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं। जो ह्रस्व होते हैं उनमें बोले जाते हैं, ये जो ए है, ई, ऊ, री, ये 4 होते हैं ह्रस्व। और दीर्घ में होते हैं आ, बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, ये होते हैं हमारे दीर्घ में। ये व्यंजन वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्यंजन में क्या कहते हैं कि व्यंजन जो है उनको बांटा जाता है स्पर्श में, अंतस्थ में, ऊष्म में, आगत में और संयुक्त में। इनको ही हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो आपके स्पर्श होते हैं वो होते हैं जी 27। अब आप कहोगे मैडम 27 कैसे होते हैं, हमने तो 25 पढ़ा था, है ना। तो ये जो 2 हैं आपके, ये वाले क वर्ग से प वर्ग तो ठीक है, 25 हो गए ये, है ना। और स्पर्श कौन क्या होते हैं, स्पर्श जिनका उच्चारण करने में हम हमारे जो कंठ, तालु, मुर्दा और हमारे जो होस्ट है उन पे स्पर्श होता है, उनको हम स्पर्श बोलते हैं। जैसे कि 25 तो हो गए हमारी ये, और 2 होते हैं हमारे ढ और ढ। ठीक है, और जो ये वाले होते हैं ढ और ये ढक्कन वाला ढ, ये कभी भी इनसे किसी भी अक्षर की स्टार्टिंग नहीं होती है।
ठीक है। अब आप कहोगे होती है जी, होती क्यों नहीं, ढक्कन बनता है ढ से, तो नहीं, आप ना आगे बताऊंगी मैं आपको इनके बारे में भी। देखिए, फिर होते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ में कौन होंगे आपके, य र लैफ है। उष्म कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में हवा बाहर निकलती है, श श श है, ये 4 होते हैं। आगत होते हैं हमारे ज और फ। उसके बाद संयुक्त तो होते हैं जो मिलकर बने हुए होते हैं, है ना, श त्र घ और घ, ये 4 होते हैं संयुक्त। तो चलिए देख लेते हैं। अब व्यंजन जो है, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, टोटल 37 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं वर्ण, 52 होते हैं। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो ये वाले, और अपनी जो नोटबुक में छोटा सा प्यारा सा चार्ट भी आप इसका बना सकते हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको क्विक रिवाइज कर पाओ। उसके बाद चलिए देख लेते हैं व्यंजन के टाइप। तो हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं जी, हिंदी में आपके 37 व्यंजन होते हैं ना। इसमें से जो 2 है वो आगत होते हैं। आगत मतलब कि आए हुए हैं, इनको बुलाया गया है, बात को समझो, ठीक है। आगत व्यंजन है कौन कौन से, झ और फ, है ना। उसके बाद ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं हिंदी में, तो ये होते हैं। उसके बाद है, इन्हें बांटा जाता है निम्नलिखित कैटेगरीज में। कौन कौन से स्पर्श होते हैं, और आपके स्पर्श कितने होते हैं, 27 होते हैं जी। अंतस्थ जो है, उसके बाद हमारे उष्म 4 होते हैं, आगत 2 होते हैं। उसके बाद ये जो संयुक्त होते हैं ये होते हैं हमारे 4। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण में, मतलब कि जब हम इनको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमारी जो कंठ है, तालु, मूर्धन्य, दांत और होस्ट जो है, उनसे स्पर्श होता है। उसके बाद ये वाला चार्ट याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल वाली क्लास में, जो पिछली हमने हमारी क्लास थी वर्ण व्यवस्था को लेकर, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से इसको डिस्कस किया था। तो चलिए देख लेते हैं। अब हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाली थी, देखो अपनी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। देखो ये ट वर्ग में ये जो 2 है ना, इन्हीं को मिला के 27 बन जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और इनसे किसी भी अक्षर की स्टार्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप ध्यान से देखो, इनके नीचे ना बिंदी लगी हुई है। जो ढक्कन की आप बात करो ना, ढक्कन, ढक्कन बनता है जी ढ से, है, तो उसके आप उसको देखना ध्यान से, उसके नीचे ये वाली बिंदी नहीं होगी, छोटी सी बिंदी, यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा रखी है ना। तो इसीलिए जो ये होते हैं हमारे व्यंजन, इनसे कोई भी जो शब्द है वो स्टार्ट नहीं होता है। अगर स्टार्ट हुआ आपको दिखा और उसके साथ में बिंदी लगी हुई है, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आपके सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक भी है ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी, तो आपको याद कर लेना यहाँ से। उसके बाद हाँ जी, देखो यहाँ से देखो, आप यहाँ पे देखो, जो आपका ये है ढ और ढ, ये वाले जहाँ पे नीचे बिंदी लगी हुई है, ये वर्ण शब्द के स्टार्टिंग में कभी नहीं आते। इनके मतलब कि जो हमारा शब्द होता है उसके बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन पहले नहीं आते हैं जी। जैसे आपका पढ़ना है, जो पढ़ना है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है ना, बिंदी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये पहले ले आएगा, बीच में आएगा। पीड़ा होगी, बड़ा हो गया, पढ़ना हो गया, है ना, बूढ़ा हो गया। ये इनका फ़र्क समझो आप, ढ और ढ का। यहाँ पे इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसके नीचे नहीं लगी हुई है, इसके नीचे लगी हुई है, जिसके नीचे नहीं लगी हुई है। ये आपको क्या समझना है, इसका अंतर थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद जैसे आप इस ढक्कन की बात कर रहे हो ना, ढक्कन की, इस ढक्कन के नीचे देखो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है ना। तो चलिए उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। कहाँ पे होते हैं जी, आपके स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित ये होते हैं। इनका उच्चारण जो है अपनी आपकी जीभ है, तालु है, दांत है, होठ है, उनके निकट आने से होता है। किंतु श्वास जो आप मतलब कि बोलते टाइम श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे आपका य, र, ल और वह, क्या है, य, र, ल और वह कौन सी होते हैं, अंतस्थ होते हैं, जो कि आपके स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो कौन से होंगे, य और वह अर्ध स्वर होते हैं। उसके बाद आप क्या जाते हैं जी, उत्सव व्यंजन। उत्सव व्यंजन में कौन से होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है ना, कहने की बात ये है, इस पर आप फोकस करो। जब आप उच्चारण करते हो ना, उच्चारण करते टाइम क्या वायु बाहर निकलेगी, है ना, मुंह से आप जब इनका उच्चारण करोगे तो हवा बाहर निकलती है। तो इनका उच्चारण क्या होता है, रगड़ या घर्षण से होता है।
घर्षण से उत्पन्न जो है वायु से होता है। जैसे आप बोल के देखो, श और श और है, तीनों से यहाँ पे आगे साथ में है भी इनके साथ लग के आ गया है ना। तो ये होते हैं आपके जी उसम व्यंजन। ठीक है जी। अब कहते हैं कि आगत कौन से होते हैं। आगत जो होते हैं, आगत आप याद रखो, आगत को दो ही ये आगत होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। आगत कौन से होंगे आपके, झ और फे जो होते हैं वो आगत वर्ण होते हैं। और आगत को याद रखोगे आओ ना से, ठीक है, आओ ना। आप बुलाते हो अपने मेहमानों को अपने घर पे, क्या कहते हो, आओ ना जी, है ना, आओ ना जी। तो चलिए कहते हैं कि जो आगत वर्ण होते हैं ये अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, इन भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में झ और फ। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से इनको लाया गया है। ठीक है, आगत वर्ण जो होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं जी, दो होते हैं, झ और फ। जब आप यूज़ करते हो झ और फ का, तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जो ये झ और फ होते हैं, यहाँ पे लग जाती है बिंदी। यहाँ पे जैसे बिंदी लगा रखी है ना, यहाँ पे देखो बिंदी लगती है जी शुद्ध उच्चारण करने के लिए, बिल्कुल शुद्ध अगर आप उच्चारण करते हो इन शब्दों का हिंदी में। तो जैसे कि जरा लिखा हुआ है ना, बिंदी है साथ में, जोर लिखा हुआ है, बिंदी लिखी हुई है साथ में, जेबरा है, यहाँ पे बिंदी है, फोरन है, आपको याद कर लेना फोरन क्या है, यहाँ पे जो फ है कौन सी ध्वनि होगा, आगत व्यंजन है ये हमारा। और इसके नीचे क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। रफू है, इसके नीचे क्या है, बिंदी लगी हुई है। आया समझ में? ठीक है। आपका देखो यहाँ पे अगर किसी भी शब्द में बिंदी ना लगी हो तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, है ना। और आपका पूछा जाएगा ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ये सारी, इन पे भी आपको फोकस करना है। तो चलिए जी, उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त कौन से होते हैं जी, ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। दो व्यंजन है उनके मिलने से बनेंगे कौन से, संयुक्त। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है संयुक्त, मिल रहे हैं आपस में। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। श जो है क और श से मिलकर बना है, जो त्र होता है वो त और र से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में, जो ये क है इसके पीछे अगर ये हलंत लगा हुआ है और ये जो क है जहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ, इनका मतलब क्या होता है ना। हलंत क्यों लगाया जाता है बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है, याद होगा आपको इतना तो चलिए जी, जो ये हमारा घ होता है इसका उच्चारण किया जाता है झ और अय से। श जो होता है इनका उच्चारण किया जाता है श और श प्लस र से मिलकर बनता है श। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वर्ण व्यवस्था को लेकर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना फोकस और इतने आराम से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के हैं, लिखवा के ले लो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए ना, फिर मेरे को कह देना कि मैडम क्वेश्चन आए नहीं वर्ण व्यवस्था से। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना जी। श बना है क और श से, त्र ये आपको ठीक है याद कर लेना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो 2 टाइप से किया गया है। एक तो क्लासिफिकेशन किया गया है आपके स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। आपका जो स्वर तंत्री है, मतलब कि जब आप बोलते हो तो जब वाइब्रेशन उत्पन्न होती है ना, उनके आधार पे क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है व्यंजनों का। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अघोष होते हैं और सघोष होते हैं। कितने होते हैं जी, अघोष जिसके आगे अ लगा और घोष होता है, घोष और अघोष ये 2 होते हैं। अघोष क्या होता है, अघोष क्या, थोड़ा मतलब कि देखो ना, घोष का विपरीत क्या है, अघोष है। और इस अघोष को सघोष भी कहते, घोष सघोष भी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जो अघोष होते हैं, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता। तो जो आपके ये होते हैं आपके स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, है ना, स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है जी, पहला और दूसरा आपका क्या होगा, आपका अघोष कहलाएगा। और सघोष कौन सा होगा, जो बच गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि साथ में क्या होगा, ये जो ये है आपके स, श और श, जो उष्म आपके वर्ण हैं, श, श और श, ये भी आ जाएंगे कहाँ पे, अघोष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और सघोष की मैं बात करूं तो सघोष में आपके यही आ जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर फिर महाप्राण और अलप प्राण की बात करें तो महाप्राण इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। अघोष में तो पहला और दूसरा है प्रत्येक वर्ण का, और महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है।
मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं इसी से रिलेटेड। आपने अगर मॉक टेस्ट वगैरह जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ हिंदी रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब देख लो सघोष क्या होता है। सघोष में क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं के में कंपन होता है। क्या होता है, जिनमें वाइब्रेशन होती है। और कौन कौन सी होती हैं ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि वाइब्रेशन होती है नहीं होती, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका जो ये झ है, आपका ढ है, ये ध है, ये अघोष व्यंजन है, अघोष है या सघोष है, ऐसे पूछा जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि आपका जो प्रत्येक वर्ण का कौन सा तीसरा चौथा और पांचवा कौन सा है जी, तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा, आपका सघोष हो जाएगा। घोष जो आपका अघोष था कौन सा था आपका, बताओ कौन सा था, अभी अभी पढ़ के आए हैं। पहला और दूसरा आपका क्या है, अघोष है। और सघोष कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके जो य र ल व है ये भी आपके सघोष में आ जाते हैं। ये जो उष्म जो व्यंजन थे उनका श और है था ना, उनका जो है उनको धोखा देके कहाँ पे आ गया, सघोष में आ गया, है ना। कहता कि भाई मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे साथ लड़ाई करते हो, इसलिए कहाँ पे आ गया, ये सघोष में आ गया। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, और इससे बनता है से, है पूछ लेते हैं आपका सघोष है, अघोष है, या फिर दोनों ही है, या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है इसको। उसके बाद कहते हैं जी कि आपके प्राण या श्वास जो आप मतलब कि ये जो श्वास है उसके आधार पर कि वायु ज़्यादा निकली है कम निकली है, उसके आधार पर जो है बांटा जाता है अलप प्राण और महाप्राण में। कौन से जी, अलप प्राण और महाप्राण में। तो अब कहते हैं ये आपका जो अलप प्राण है इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। जैसा कि नाम में लिख रहा, अलप, अलप का मतलब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जोर से बोलो, कम होता है। ठीक है, जैसे कि ये क घ प्रत्येक किसका बताओ, जो आपका जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, उनके प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला तीसरा और पांचवा। क्या हो जाएगा जी, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। और साथ में आपका जो य र ल व है ये हो जाएंगे आपके अलप प्राण, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अलप प्राण कौन से होंगे, महाप्राण कौन से होंगे। आपको ऐसे दिक्कत हो जाएगी याद करने में। अगर आप नोट्स बनाओगे ना छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे इनको। उसके बाद है देखो, आपको ऐसे याद कर लेना, जैसे एक तो होता है हमारा अघोष और एक ही हमारा अलप प्राण होता है। अलप प्राण ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, अ से स्टार्ट हो रहे हैं, अलप प्राण और अघोष और अलप प्राण। ठीक है, और जो हमारा अघोष है वो तो जो पहले दूसरे की बात करता है, और जो हमारा अलप प्राण है वो किसकी बात करता है, बताओ जरा, पहले तीसरे और पांचवें की। ठीक है, पहले तीसरे और पांचवें की बात करता है अलप प्राण। उसके बाद महाप्राण क्या होता है जी, इनके उच्चारण में फेफड़ों को मतलब कि क्या होता है भाई, मेन सीधी सी बात है हमारी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो हमारा हो जाता है महाप्राण। और साथ में आपके जो उष्म वर्ण होते हैं श और है वो आ जाते हैं महाप्राण के अंदर। हाँ जी, हो गया क्लियर ये। तो चलिए देख लेते हैं बलाघात किसको कहते हैं। बलाघात, जैसे कि नाम को पढ़ो आप, क्या लिखो, बलाघात। बला मतलब कि थोड़ा फोर्स की बात यहाँ पे की है, बल की यहाँ पे बात की गई है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है कि इस एक सेंटेंस दे देंगे आपको और कहेंगे कि इस सेंटेंस में किसके ऊपर मतलब कि बलाघात कौन सा है इसमें से, ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कहते हैं कि उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे बलाघात कहते हैं। मतलब कि जब आप किसी अक्षर विशेष पर बल देते हो तो वो हमारा बलाघात आ जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पिताजी ने मुझे, देखो यहाँ पे देखो, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। अब यहाँ पे बलाघात क्या है, पिताजी है, पिताजी के ऊपर बल दिया गया। पिताजी बोलो एक बार, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। कहने का मतलब क्या है, पिताजी ने दिए हैं, मम्मी ने नहीं दिए, पापा ने, मम्मी ने नहीं दिए, भाई ने नहीं दिए, पड़ोसियों ने नहीं दिए, किसी दोस्त ने नहीं दिए, किसने दिए, पिताजी ने दिए हैं। तो फोर्स किसके ऊपर है, बलाघात कौन है यहाँ पे, पिता, ये ता इस पे क्या है, ये बलाघात है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं कि पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। क्या कहा इन्होंने, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए।
मुझे का मतलब कि मुझे दिए हैं, मेरे भाई बहनों को नहीं दिए हैं, किसी और को नहीं दिए, मुझे ही दिए हैं। यहाँ पे बलाघात किसके ऊपर अब थोड़ा फोर्स किया गया है, मुझे के ऊपर यहाँ पे फोर्स किया गया है। अब कहते हैं पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, यहाँ पे बल किसके ऊपर लगाया गया है, 5 के ऊपर लगाया है। पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, देखिए मुझे 5 ही रुपये दिए हैं, ज़्यादा कम नहीं दिए, 10 नहीं दिए हैं, 15 नहीं दिए, 100 नहीं दिए, 200 नहीं दिए, सिर्फ 5 ही रुपये दिए हैं, है ना। तो ये होता है आपका बलाघात। आपको थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि संगम। देखो अब ना जिनकी हिंदी रीजनल लैंग्वेज भी है उनके लिए तो 20 नंबर हो जाते हैं हिंदी में। तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको फिल करना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सब कुछ जो होगा और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस रीजनल हिंदी से रिलेटेड, उनको मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। जो आपके जो PYQ आए, मतलब कि EMRS का तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो और जो एग्ज़ाम्स में रीजनल हिंदी पूछी जाती है उनके जो PYQ हैं उनको एनालिसिस करा के मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि फिर जब हम MCQ और PYQ लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं जी संगम क्या होता है। संगम में क्या होता है, उच्चारण करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि किन शब्दों में प्रवाह में एक साथ पढ़ना और किन शब्दों में हल्का सा विराम देना है। मतलब समझे, यहाँ पे कहते हैं कि जब आप बोल रहे होते हो ना, तो आपको ये देखना कि आपको हल्का सा थोड़ा सा विराम कहाँ पे देना और कहाँ पे पूरा बोलना है वो, ठीक है। देखो जैसे कहते हैं कि पंकज के पिता का रण में, देखो यहाँ पे देखो, पंकज के पिता का रण में देहांत हो गया। आगे कहता है कि इसी कारण वह, आगे कहता है जी इसी कारण वह आज नहीं आए। क्या कहता है, इसी कारण वह आज नहीं आए। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये कारण और ये कारण लिखा तो सेम हुआ है ना, लिखा तो सेम हुआ है ये कारण और ये वाला कारण, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा विराम दे दिया। पंकज के पिता का रण में देहांत हो गया, है ना। यहाँ पे कारण और इसके बीच में जब थोड़ा सा इन्होंने गैप दिया, विराम दिया, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे बोल दिया पिताजी, जो पंकज के पिताजी है ना, उनका रण में, उनका युद्ध में जो है वो देहांत हो गया है। और इसी कारण, ये कारण तो सेम है, लेकिन बस क्या इन्होंने इसमें जो का और रण में क्या कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, बताओ जरा। हाँ, तो इसके साथ क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है वही चेंज हो गया ना, इसी कारण वह आज नहीं आ पाई। तो ये होता है आपका संगम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फटाफट से देख लेते हैं अनुतान। अनुतान में क्या होता है, बोलने में भाव के अनुसार स्वरों का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है, उसको हम अनुतान कहते हैं। आपका जो आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोलो, जैसे कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सनवाचक है, मतलब कि कोई क्वेश्चनिंग वाला है कोई, या फिर सरप्राइजिंग कोई स्टेटमेंट है, उसमें हमारे जो इमोशंस हैं उनमें कैसे उतार चढ़ाव होता है, ये इन्होंने बात की है। और इसको क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। बोलने में भाव के अनुसार जो स्वरों का उतार चढ़ाव या आरोह ऊपर नीचे जो होते हैं उनको हम अनुतान कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहते हैं जी, सामान्य कथन है, सामान्य जो आपकी नॉर्मल जो स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने बोल दिया अच्छा, हाँ अच्छा, नॉर्मल है ना। उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उसमें बोला अच्छा, है ना, कैसे बोलोगे, अच्छा ऐसा है ना। उसके बाद आश्चर्य वाला सरप्राइजिंग कोई स्टेटमेंट है, उसमें आप कहते हो अच्छा ऐसा हुआ क्या। तो थोड़ा सा जो इमोशन है उनमें फ़र्क हो जाता है। यही था आपका अनुतान का। और आज का हमारा जो टॉपिक भी वो भी यहीं तक है। और आप लोगों को क्या करना है, सजेस्ट करना है आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाए जाऊँ, या फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि नहीं मैडम ये वाला हमें पढ़ाओ, और इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है और इस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब आप मुझे बताओगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जी, और कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, वो सब आप मुझे बताओगे। तो जी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अब वो आप करोगे नहीं, है ना, तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, लाइक भी करो और थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।